हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मात्रा तथा मापन के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बों के द्रव्यमान दिया है 2.3000 किलोग्राम। सोने के दो टुकड़े का जिनका द्रव्यमान आपको दिया 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम है, तो डिब्बे में रखे जाते हैं। तो डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है? बी, उचित सामर्थ्य अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमान में कितना अंतर है। चलिए बच्चों, 12 का पहले ए नंबर देखते हैं ना। दो क्वेश्चन है ना इसमें। आप ये बताइए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। डिब्बे का द्रव्यमान, अगर हम कहें डिब्बे का द्रव्यमान, तो किसको कैपिटल एम मान ले रहे हैं बच्चों? कितना है? 2.3 किलोग्राम। जीरो का कोई मतलब नहीं, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, इसमें दो सामर्थ्य अंक है, सबसे न्यूनतम देखते हैं। उसके बाद बच्चों आइए देखते हैं क्या है। उसके बाद कह रहा है कि दो सोने के टुकड़े। अब लिखेंगे पहले सोने के टुकड़े, सोने के टुकड़े का द्रव्यमान का, टू से बेटा समझ जाना, टुकड़े का द्रव्यमान मतलब स्मॉल m1 मान ले रहे हैं। कितना दिया है स्मॉल m1? 20.15 किलोग्राम। ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलेंगे बच्चों। अच्छा, तो इस ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से बेटा भाग देंगे तो ये 0.3 संख्या पहले आ जाएगी, 1 2 1 0 लगा देना, तो ये हो जाएगा किलोग्राम में। अब दूसरे सोने के टुकड़े का द्रव्यमान बेटा m2 हो जाएगा। कितना दिया है? दिया है 20.17 ग्राम। इसे किलोग्राम में बदलना चाहो तो बदल सकते हो बच्चों। कैसे बदलोगे? 1000 से डिवाइड दोगे तो 0.2017 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद बेटा लिखेंगे डिब्बे का कुल द्रव्यमान। पहले नंबर में निकालना है ना, ए नंबर में। तो 12 का ए या बी, या तो इसको रहने दो, यहाँ पर देखते हैं ए नंबर। ठीक है, अब लिखेंगे डिब्बे का कुल द्रव्यमान। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? डिब्बे का कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बच्चों? जो कुल द्रव्यमान जो होगा वो मान लीजिए, देखिए कैपिटल M1 प्लस M2 जोड़ दीजिए। M का मान 2.3, M1 का मान किलोग्राम में 0.02015, उसके बाद प्लस 0.02017। इनको सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने में कितना आएगा बच्चों? 2.34 अप्रॉक्सी ऐसे ही आएगा। ठीक बच्चों, 403 किलोग्राम। तो बेटा इसमें सामर्थ्य देखें, तीनों में सबसे न्यूनतम सामर्थ्य इसमें एक है। देखो दो अंक है। कितने दो सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक बच्चों? सबसे जो दशमलव के सबसे छोटा, तो बेटा इसका हम सार्थक, दो सार्थक अंक है इसमें, सार्थक अंक। तो बेटा जब इसमें दो सार्थक है तो दो ही हम सार्थक अंक देखेंगे। 2.3, बाकी सबको छोड़ देंगे, किलोग्राम। तो ये रहेगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर। किसका? इसी का बी नंबर पढ़ो क्या कह रहा है। तो बच्चों आइए निकालते हैं डेल्टा स्मॉल m बराबर कैसे? m1 माइनस m2, या m2 माइनस m1 ले लो, क्योंकि बेटा ग्रेटर देन वाला पहले लिख दिया करो, एक साइन होता है ना डिफरेंट का। ठीक है, अब ये बताइए m1 m2 कितना है? 2.17 माइनस, बेटा ग्राम वाला ले रहे हैं हम। ठीक है, ग्राम वाला, क्योंकि डिफरेंट ही बताना है। ठीक है, जब इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा? 0.02 ग्राम ही आएगा। ठीक है बच्चों, ना उचित सामर्थ्य, क्योंकि देखो बेटा इसमें जो दिया है M1 पॉइंट के 2 दशमलव है। अब देखो M2 में भी पॉइंट के 2 दशमलव है। ठीक है, अब ग्राम में ले लिया, अब किलोग्राम में लोगे फिर वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1000 से भाग दोगे और पहले आ जाएगा ग्राम में, यही इनका आंसर माना जाएगा बच्चों। तो यही सही आंसर है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।
बच्चों 13 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, देखिए। कह रहा कोई भौतिक राशि में P 4 प्रेक्षण योग्य राशि ABCD से इस प्रकार संबंधित है। बच्चों P के एक फार्मूला आपको दिया है। क्या दिया है? A³ B² ये गिवन है। और इसमें ABC के परसेंट दिया है। अगर देखा जाए सबका परसेंट डेल्टा A/A × 100, ये पूरे टोटल का त्रुटि परसेंट कितना है बच्चों? 1%। इसी प्रकार B का बेटा डेल्टा B/B × 100 कितना है बेटा? 3%। इसी प्रकार डेल्टा ABC ना, डेल्टा C/C × 100 इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू दिया है 4%। और इसी प्रकार डेल्टा D/D कॉमा लगा देना बेटा, है ये परसेंट है, इंटू 100 बराबर इसकी वैल्यू कितनी दिया है? 2%। अब आप ये देखिए बच्चों, और कह रहा है बेटा P का जो मान है वो कितना है? दिया है, ज्ञात किया गया मान 3.763 आता है, यह आता है। तो एक काम करो, हम कैसे पता करेंगे? यही आएगा। तो इसके आइए P का पहले त्रुटि परसेंट निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? डेल्टा P/P × 100 ये निकाल लेंगे। और इसका आंसर जिसमें आएगा, जितने पदों में आएगा, उसी पदों तक ये वैल्यू हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको उसी पदों तक पूर्णांक बनाने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फार्मूला उठाएंगे। इस फार्मूले को त्रुटि परसेंट में बदलते हैं। ठीक है, फार्मूले को उठाएंगे और P बराबर हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, P बराबर A³ B² C है, C को लिख सकते हैं 1/2। बताओ क्यों? C के ऊपर रूट है तो रूट को लिख सकते हैं 1/2, और D के ऊपर भी रूट लगा तो D को भी रूट हटाएंगे 1/2 लिख देंगे। याद रखना बेटा, रूट हटता है तो 1/2 आता है। अब लिखेंगे त्रुटि परसेंट में बदलने पर, त्रुटि प्रतिशत में बदलने पर। ठीक बेटा, इधर आइए बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे? P को लिखेंगे डेल्टा P/P × 100 बराबर, पावर सामने आएगी, A बचा, A को लिखेंगे डेल्टा A/A × 100। बेटा इसमें सब में प्लस में लिखना होता है, याद रखिएगा, सबको प्लस में लिखना होता है। ठीक है, ये है। उसके बाद प्लस, पावर सामने आएगी 2, डेल्टा B/B × 100 प्लस, पावर सामने आएगी। ठीक है, 1/2 आएगा और C आएगा, देखिए पावर सामने आ जाएगी, डेल्टा C/C × 100 प्लस, फिर पावर सामने आएगा 1/2, डेल्टा D/D × 100 ये है। ठीक बेटा, ये D है, तो ये मान आ गया। अब आइए बच्चों सबके मान रखते हैं 3। ये डेल्टा A/A × 100 का मान 1% है। 1% का 1 का गुणा करो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, या तो कर दो 1 का गुणा, 1% प्लस 2 गुणे डेल्टा B का मान क्या है? डेल्टा B/B × 100 का मान है 3%। तो बच्चों यहाँ पर आप 3% लिखिए। उसके बाद है 1/2 गुणे डेल्टा C/C × 100, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 4% प्लस 1/2 इंटू डेल्टा D/D × 100 की वैल्यू है 2%। तो बच्चों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर बताते हैं क्या आएगा। तो ये 1%, 3 एकम 3%, और 2 तिहाई 6%, और 2 एकम 2 दूनी 4 2%, और 2 एकम 2 तो 1%। टोटल कितना आ गया? 3 3 3 6 9 9 2 11 1 12%। तो कितना आ गया बच्चों? 12%। ठीक है, 12%। तो बेटा 12% में कितने सार्थक अंक है? इसमें ध्यान से देखिए, कितने सार्थक अंक है? 2 है ना। तो बच्चों अगर इसमें 2 सार्थक अंक आ रहा तो आप क्या करोगे? जो P का देखो कितने 2 सार्थक अंक है, 1 2 सार्थक अंक। अगर इसमें 10 सार्थक अंक 2 है तो इसमें भी कितने सार्थक अंक लोगे? 2। तो P का मान क्या दिया है? 3.768। तो इसे आप लिख सकते हैं 2। तो जब इतना छोड़ेंगे तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, 3.8 आएगा। तो इसका करेक्ट वैल्यू कितनी आएगी? 3.1।
यह मान प्राप्त होगा बेटा। ठीक है, आपका करेक्ट मान हमने बता दिया 2। अगर मान लो इसमें 2 सार्थक अंक है, देखो ए इसमें भी 2 सार्थक अंक है। ठीक है, इतना याद रखिएगा बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। किसी पुस्तक में जिसमें छपाई, चलिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, छपाई की, देखिए बच्चों कह रहा है किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, आवत गति कर रहा है, किसी कण के विस्थापन के 4 सूत्र दिए बच्चों। पहला सूत्र जो ए नंबर है वो क्या है, y बराबर ए साइन 2πt बटे कैपिटल टी। और बी नंबर जो बेटा फार्मूला है वो आपका दिया है y बराबर ए साइन वी टी। और जो बेटा सी नंबर आपका फार्मूला है वो दिया y बराबर ए बटे टी साइन टी बटे ए। अब एक डी नंबर आपका जो फार्मूला है बच्चों वो दिया y बराबर ए बटे √2 और साइन 2πt बटे कैपिटल टी प्लस कॉस 2πt बटे कैपिटल टी। अब आप इसमें ये देखिए बच्चों कि यह कौन सा फार्मूला इसमें गलत है, कौन सा सही है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड जो बीमा वो राइट हैंड की होना चाहिए, और दूसरी बात जो एंगल होता है वो बीमा हो, जो कोण होता है कोण वो बीमाहीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीमाहीन। बीमाहीन है तो वो करेक्ट है। अब देखिए सबको आसान तरीका हम बता दे रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। देखिए अगर हम देखें ये वाई है, वाई का मात्रक यहाँ मीटर होता है क्योंकि ये दूरी होती है, आयाम का भी मात्रक मीटर होता है। चलो इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है। अब इसका कोण देख लेते हैं। ठीक है, पहले आइए ए नंबर, वाई बराबर ए साइन 2πt बटे कैपिटल टी। अब देखिए वाई का बीमा की बात हम करें वाई का बीमा या लेफ्ट हैंड भी बोलते हैं, वाई का बीमा जो होता है वो एल होता है। क्या होता है बेटा, एल। अब हम ए का बीमा करें, ए का बीमा वो भी एल होता है बेटा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड की बीमा और राइट हैंड की बीमा बराबर है ना। चलो अब कोण का निकाल लेते हैं। कोण, जो कोण का बीमा वो कैसे पता चलेगा, ऊपर टी है, टी का बीमा टी होता है, और नीचे भी टी है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो टी की पावर 0 बचेगा। कुछ नहीं भाई, ऊपर वन जाके घटेगा 0 आएगा, बीमाहीन है। इसका मतलब यह सही है बेटा, ए नंबर फार्मूला करेक्ट है। ठीक है, क्या है, ठीक है। ठीक है, अब आइए बी नंबर उठाते हैं। बी नंबर में अगर देखें वाई का बीमा, वाई का बीमा बी नंबर में, ठीक है, कौन से नंबर में, बी फॉर बेबी। बी नंबर में हम बता रहे हैं वाई का बीमा क्या है, एल है। अब इसके बाद ए का बीमा की बात करें, ए आयाम होता है बेटा, इसका भी बीमा एल ही होगा, लेंथ ही होगा, लंबाई में नापते हैं। और अगर कोण की बीमा की बात करें, देखिए लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। लेकिन यहाँ पर देखो इसकी बीमा क्या है, कोण का बीमा नगण्य होना चाहिए। कोण का बीमा क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, मतलब बीमाहीन होना चाहिए। तो क्या हुआ, कोण उठाइए, कोण क्या है, वी टी। वेग का बीमा क्या होता है बेटा, एल टी -1, और समय का होता है टी। तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल आ रहा है। इसका मतलब बेटा कोण बीमाहीन नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर कोण बीमाहीन नहीं है, बीमाहीन नहीं है, बीमाहीन नहीं है। यहाँ पर बेटा कोण बीमाहीन नहीं है, इसका मतलब समझ गए। चलिए अब यहाँ पर देख लेंगे बेटा, जब कोण बीमाहीन नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप मान रखेंगे जब यहाँ पर वी टी का इसका एक एंगल आएगा ना, एंगल ये बीमाहीन होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो बेटा ये भी आप, यह फार्मूला सही नहीं है। तो क्या लिखोगे, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब गलत फार्मूला है। अब आइए इसमें भी देख लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड की बीमा राइट हैंड की बीमा इक्वल होगी नहीं, क्योंकि बटे में टी दे दिया है। अभी भी ये समय का मात्रक होता है सेकेंड या टाइम बीमा, इसका एल, तो ये भी बीमाहीन नहीं होगा बेटा। तो आप इसमें केवल कोण का देखिए, सी में केवल कोण के से ही पता कर लेते हैं, केवल कोण उठाओ, बाकी सब लेफ्ट हैंड राइट हैंड मत निकालो। कोण की बीमा क्या है, इसमें टी है,
टी की बीमा टी होता है, आयाम की बीमा एल होता है, तो इसकी बीमा आ गई टी एल -1। तो यह बीमाहीन नहीं, क्या लिखोगे, यह बीमाहीन नहीं है, यह बीमाहीन नहीं है, नहीं है, इसलिए सी सूत्र करेक्ट नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। आइए बच्चों डी नंबर देख लेते हैं, कोड से ही पता करेंगे। इसमें कोड क्या है, टी इसकी भी टी ए भी टी ए भी टी ए भी, तो कोड तो बीमाहीन है। अब इधर देख लो बेटा, देखिए बेटा कोड तो बीमाहीन है। देखो cos 2π का कोई बीमा नहीं होता। आइए हम आपको बता देते हैं। डी नंबर में सबसे पहले हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, वाई का बीमा आपको पता होगा एल होता है। अब उठाएंगे राइट हैंड साइड, क्या है बेटा, राइट हैंड साइड ए है, केवल कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं है, ए का बीमा क्या है बेटा, इसमें भी एल है। तो यहाँ पर बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब कोड का बीमा पता कर लो बेटा, कोड देखो दोनों के कोड सही सेम है ना, 2π/t, तो किसी एक का निकाल लो। देखो जो कोड इसका बीमा टी होता है और नीचे का बीमा भी टी होता है, टी से टी कैंसिल, तो बीमा ही ना आ गया। इसका मतलब बेटा सी नंबर फार्मूला करेक्ट है, यह फार्मूला ठीक है। तो क्या लिखोगे कि डी ठीक है, ठीक है, मतलब यह फार्मूला एकदम सही है। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल, कह रहा है कि भौतिक का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चाल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0 इसकी चाल v प्रकाश की चाल c के बीच है। तो यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष आपेक्षिक के सिद्धांत के परिमाण स्वरूप उत्पन्न हुआ था। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है लेकिन स्थिरांक c को लगाना भूल जाता है। वह लिखता है ये m बराबर ये है, तो अनुमान लगाइए c कहाँ लगेगा। देखिए बच्चों, कोई फार्मूला है, वो है m0 बटे 1 - v² की पावर 1/2। अब देख लीजिए बच्चों, अगर देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बीमा समान होनी चाहिए। अगर m का बीमा किलोग्राम, ए भी m है, ए भी किलोग्राम होगा, तो इसकी बीमा मतलब नियत होना चाहिए, यह बीमाहीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीमाहीन। इसका मतलब बेटा 1/v² 1/2 बीमाहीन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर यह बीमाहीन होगा तो लेफ्ट हैंड m का जो बीमा होगा, m का बीमा क्या होता है, कैपिटल M। अब बेटा राइट हैंड जब उठाएंगे राइट हैंड साइड, तो m0 का जो बीमा होगा, m0 का बीमा वो भी होगा m। तभी तो बेटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तभी तो इक्वल होगा। अब लेकिन यह बीमा हो कैसे, अच्छा ये बीमा हो सकता है अगर हम इसको ऐसे कर दे तो 1 - v² बटे c² की पावर 1/2। भाई वेग की बीमा मीटर पर सेकंड मात्रक होता है, तो LT-1 होता है। अब इसका भी LT-1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो बीमाहीन तो हो जाएगा ना। तो बेटा देख लो निकाल के, चाहे बीमाहीन ही आएगा। वेग की बीमा और इसकी बीमा दोनों रखोगे, LT-1 पूरा पूरा कट जाएगा, तो बीमाहीन आ जाएगा। तो बेटा सही क्या लिखोगे, ठीक सूत्र क्या होगा, m बराबर m0 1 - v² बटे c² की पावर 1/2। भाई बीमाहीन बनाने के लिए डिवाइड ही दिया जाएगा वेग में। ठीक है बेटा, तो यह मेरा करेक्ट फार्मूला है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रॉम है और इसे A0
एक ए नॉट बराबर जो होता है, एक ए नॉट बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो द्वारा निश्चित किया जाता है कि हाइड्रोजन के परमाणु का अमाप लगभग, मतलब त्रिज्या मान लो हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या दिया है 0.5 ए नॉट। त्रिज्या बोलो या अमाप बोलो, बात एक ही है। अब इसे उसमें बदलिए मीटर में, तो 0.5 ए नॉट की वैल्यू रख दीजिए इंटू 10⁻10 मीटर आ जाएगा। अब बेटा अगर हम निकालें कि एक हाइड्रोजन या प्रत्येक हाइड्रोजन H परमाणु का आयतन कैसे निकालोगे? V बराबर 4/3 πr³, ऐसे निकालोगे बेटा। चलिए आइए हम निकलवा देते हैं। कैसे निकालेंगे आप ज़रा देखते रहिए। 4/3, ठीक है, 4/3, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर का मान क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻10⁻3। तो इसका अब एक काम करेंगे, 4/3 इंटू 3.14 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, क्यूब करेंगे बेटा तो 3 बार लिख दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, गुणे 10⁻10 तिहाई 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। अब आइए गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, इसे हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो एक काम करिए, 4/3 गुणे 3.14, 5×5 25, 25 पंचे 125, 125, 1 2 3, 3 संख्या इधर पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा गुणे 10⁻−3। अब एक काम करिए बच्चों, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनका गुणा करने जा रहे हैं। आप देखिएगा बहुत ध्यान से। ये बच्चों आप इन तीनों का 1 2 3 मतलब 4 गुणे 3.14 सबका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1.57 इंटू 10⁻30/3। अब बच्चों अगर हम इसमें 3 का भाग दे दें तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0.523 इंटू 10⁻31। इससे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बदलना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। तो 10 से गुणा 10 से भाग देना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तो 5.23 हो जाएगा इंटू 10⁻31। 10 से गुणा किया तो इधर हो गया, 10 से भाग देना पड़ेगा और जो भाग देंगे ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे v बराबर ये हो जाएगा 5.23 इंटू 10⁻, यह 30 है बच्चों। क्या है? 30 और 1 31, अब होगा 31 और मीटर क्यूब। ये हो गया आयतन। क्या हो गया बच्चों? आयतन। अब आइए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या होता है, हमें एक मोल परमाणुओं, ठीक है बच्चों, 1 मोल परमाणु हाइड्रोजन परमाणु लिख ले बेटा। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का आयतन, 1 मोल H यहाँ है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु का आयतन का फार्मूला होगा N0 गुणे V। N0 की वैल्यू बच्चों आप याद कर लो, हमेशा यही होगा। N0 बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। क्या होता बच्चों? इसकी वैल्यू याद कर लो, 6.023 इंटू 10⁻23। N0 की वैल्यू कितनी है? N0 की वैल्यू याद कर लो, यही होता है। क्या होता बच्चों? हमेशा यही होगा। क्या? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू आयतन का मान बेटा 5.23 इंटू 10⁻31। अब एक काम करो, गुणा करो, 6.023 इंटू 5.23 इंटू 10⁻, इनको जोड़ लो बेटा। जब इनको जोड़ोगे 31 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, वो भी माइनस का। अब आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आएगा, जब गुणा करेंगे तो आएगा 31, 6 पंचे 30 हो जाएगा 31.5 गुणे 10⁻8। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना हो तो 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर आएगा तो 15 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, क्या 7 हो जाएगा मीटर क्यूब। बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं।
चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किसी आदर्श गैस के 1 मोल ग्राम अणु मानक ताप व दाब पर 22 लीटर आयतन दिया बच्चों। तो 1 मोल हाइड्रोजन का मोलर आयतन, तो बच्चों 1 मोल इसका हाइड्रोजन का H का मोलर द्रव्यमान कितना दिया है 22.4 लीटर। इसे मीटर में बदलेंगे तो 1 लीटर में लगभग होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर में होता है इतना। तो कहीं आप लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। ये बात आप लिख लीजिएगा, काम आएगी। इसके बाद कह रहा हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके 1 मोल में परमाणुविक आयतन का अनुपात क्या होगा। बच्चों अनुपात पूछ रहा है दोनों का, तो एक काम करिए V1 V2 निकाल लेंगे। अनुपात पूछी तरफ अनुपात हमें ज्ञात करना है किसमें, आयतन में। किसमें, आयतनों में। तो आइए निकालते हैं आयतनों में अनुपात। और कह रहा हाइड्रोजन अणु, बेटा जब अणु कहे हाइड्रोजन अणु, जब अणु कहे तो व्यास मानोगे। मेरी बात सुन लो, व्यास क्यों, क्योंकि अणु पूरा गोला बनाता है। तो व्यास दिया लगभग 1 A0, ठीक है। अगर H परमाणु कहे, परमाणु, तो बेटा आप त्रिज्या मानोगे। क्या मानोगे, त्रिज्या मानोगे। इतना याद रखना, अणु कहे तो व्यास मानोगे, परमाणु कहे तो त्रिज्या मानोगे। व्यास मान लिया, त्रिज्या क्या होगी इसकी, आधा हो जाएगी, 0.5 A0 होगा, क्योंकि बेटा व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अगर त्रिज्या ये है तो बेटा आयतन आप निकाल सकते हो। अभी हमने बताया था ऊपर ना, बेटा त्रिज्या 0.5 है। तो आप कैसे निकालेंगे, 1 मोल, हम बता दे रहे हैं 1 मोल, अभी हमने निकाला था ना 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का आयतन। अभी सवाल नंबर 16 में निकाला था ना, कैसे निकाला था, आया था 3.15 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब, यही तो आया था। अभी हमने ऊपर बताया था, तो आप ऊपर निकाल लीजिएगा, तो आपका आंसर यही आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर आप 16 देख लीजिए एक बार वापस जाके, तो ये आयतन निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि भाई मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन लिख लो बेटा। ये मोलर द्रव्यमान दिया ना, लेकिन हमें आयतन चाहिए। तो बेटा अब एक बात और बता दें हम आपको, ये द्रव्यमान नहीं आयतन होगा। क्यों होगा, क्योंकि मीटर क्यूब द्रव्यमान का नहीं आयतन का मात्रक होता है। किसका होता है, आयतन। ठीक है। देखो द्रव्यमान होता तो किलोग्राम होता ना, ये आयतन था। यहाँ बेटा आयतन कर लीजिएगा, गलती से हो गया। और यहाँ पर मोलर आयतन बटे 1 मोल, अभी हमने निकाला था ना, बटे क्या होगा, परमाणुविक आयतन, परमाणुक आयतन। तो अनुपात ऐसे आएगा बेटा, डिवाइड दोगे तो अनुपात आ जाएगा। मोलर आयतन कितना है 2.4 × 10⁻³ और परमाणुविक आयतन अभी हमने निकाला है 3.15 × 10⁻⁷। अब बेटा पॉइंट के बाद एक काम करिए, यह पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, और यह पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद केवल एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या था। तो ऊपर जो जीरो बढ़ गया, यहाँ 1 है तो 1 जीरो, तो 1 जीरो कट गया। तो 224 × 10⁻³ बटे 315 × 10⁻⁷। अब एक 10 ऊपर बचा है बच्चों, ये ऊपर जाके ऐड होगा। अब समझिएगा, 1 जीरो इसको दे दो, या तो 1 जीरो इसको दे देंगे तो 2240 बटे 315 × 10⁻³ और ये पावर ऊपर जाके +7। भाई ये 10⁻⁷ है ना, ऊपर जाके +7 हो जाएगी। अब एक काम करिए बच्चों, आप इसमें अनुपात है बेटा, ये क्या है, ये अनुपात निकाला हमने। जब कभी किसी में भाग देते हैं दो राशि में तो अनुपात आता है। ठीक है, इसे हम प्यास अनुपात बोलते हैं। ये अनुपात बराबर होता है। ठीक है, ब्रेकर में लिख दे रहे हैं अनुपात। ठीक है, ये निकालने, या अनुपात यहाँ भी लिख सकते हैं, अनुपात। ऐसे अनुपात बराबर डिस बटे डिस, दोनों की वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करना है। आइए बच्चों 22 40 में 315 का भाग देते हैं।
देखिए बच्चों, जब भाग दोगे तो आएगा 7.1 के आसपास आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों? 7.1 इंटू 10 की पावर 7 से 3 निकल जाएगा, 4 आएगा। तो बच्चों इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह आ चुका है, प्लस में है, इसका मतलब बेटा ये प्लस में आ रहा ना, तो प्लस में आने का मतलब बेटा ऊपर वाला मूलर द्रव्यमान जो है अधिक होगा। ठीक है, किसके ना, किसके बेटा? परमाणुविक आयतन से। तो बच्चों नोट कर लो वीडियो को, रोक कर नोट कर लें। तो 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर? इस समान प्रेक्षण की स्पष्टता व्याख्या कीजिए। यदि आप तीव्र गति से गतिमान किसी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो समीप के पेड़, मकान आदि गाड़ी गति के विपरीत दिशा में तेजी से गति करते हैं, परंतु जब दूर स्थित पिंड जैसे पहाड़ी, चंद्रमा, तारे आदि स्थित प्रतीत होते हैं। वास्तव में क्योंकि आपको ज्ञात है कि आप चल रहे हैं, इसलिए ये दूर स्थित वस्तुएं आपको अपने साथ चलती हुई प्रतीत होती। क्यों होती है आइए बताते बच्चों पूरी कहानी को। पहले आइए हम समझते हैं। देखिए, वस्तु को आँखों से मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं बेटा? वस्तु से आँख से मिलने वाली, आँख से मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखा को दृश्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य रेखा कहते हैं। ठीक है, दृश्य रेखा कहते हैं। अब आपको बताया, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन के बाहर किसी वस्तु का आपेक्षिक वेग तीव्र होगा। समझ गए बच्चों? तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन के बाहर स्थिर किसी वस्तु का आपेक्षिक वेग तीव्र होगा या धीमा होगा। तीव्र होगा या धीमा होगा, यह कोणीय चाल पर निर्भर करता है। यह कोणीय चाल पर निर्भर करता है। किस पर बेटा? कोणीय चाल पर निर्भर करता है। अच्छा ये बताइए बच्चों, अब देखिए पास वाली, अब देखिए बेटा, पास वाली वस्तु जैसे क्या क्या बेटा? पेड़, घर आदि कम समय में अधिक कोण बनाती हैं। इसलिए यह विपरीत दिशा में तीव्र गति से विपरीत दिशा में तेजी से गति करते हुए नजर आते हैं। जबकि दूर स्थित वस्तु उतने ही समय में कम कोण बनाती है बेटा, उतने ही समय में छोटे कोण बनाती हैं।
छोटे कोण बनाती हैं। इसलिए यह उसी दिशा में क्या, इसलिए यह ट्रेन की दिशा में प्रतीत या इसीलिए यह ट्रेन की दिशा में गति करते हुए नज़र आते हैं। गति करते हुए वे प्रतीत होते हैं। भी लिख दो बेटा, प्रतीत होते हैं। तो बच्चों बस इतना ही है। वीडियो को रोककर नोट कर लें, फिर आगे 19 नंबर सवालों को पढ़ते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।